नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार की उस चिट्ठी पर किसान नेता मंथन करेंगे जिसके जरिए सरकार ने किसानों की मांगों का जवाब दिया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की दोपहर में बैठक होनी है और लग रहा है कि आज कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा थम नहीं रहा। किसानों ने भी ठान लिया है कि उनकी मांगों पर कुछ सार्थक नतीजा नहीं निकला तो आंदोलन जारी रहेगा। इन सब के बीच सरकार की चिट्ठी किसान नेताओं के नाम आई है जिसमें केंद्र सरकार ने मांगे मानने का भरोसा दिया है। अब फैसला संयुक्त किसान मोर्चा को करना है जिसके लिए आज बैठक होने वाली है। चिट्ठी आ गई है। क्या आज किसान आंदोलन की वापसी का ऐलान हो जाएगा? क्या सरकार और किसानों के बीच जारी खींचतान खत्म होने वाली है? क्या दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान वापस लौट जाएंगे? केंद्र सरकार के भेजे मसौदे पर मंगलवार दिन भर संयुक्त किसान मोर्चा का मंथन जारी रहा। मीटिंग में मोदी सरकार के प्रस्ताव को हर एंगल से परखने की कोशिश हुई। एमएसपी से लेकर केस वापसी के हर पेंच पर लंबी चर्चा हुई। गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों से बात हो रही है। ये हो रही है मोबाइल पर, दूरभाष के ऊपर। जब वार्ता हुई तो उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा इसी सिंगू बॉर्डर पर। 3 बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सबसे पहला बिंदु तो ये था जिसमें वो अभी तक सहमत नहीं थे कि मुकदमे पहले आप वापस लो। कमेटी ऐसी बनाई जाए जो इसमें केवल एसकेएम के लोग ही रहे। तो वो एक सुझाव भेजा है। तीसरा, सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया है, ये लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से मुआवजा राशि और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। तो वो सिद्धांत हमारे लोग जानना चाहते हैं, वो सिद्धांत क्या होगा। सिलसिलेवार ढंग से समझें तो केंद्र के प्रस्ताव और संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतराज को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि एमएसपी से जुड़ी कमेटी में केंद्र राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के भी शामिल किए जाएंगे। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा का तर्क है कि कृषि कानून ड्राफ्ट करने वाला कोई भी एमएसपी तय करने वाली कमेटी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठन ही एमएसपी की कमेटी में हों। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि आंदोलन खत्म करने पर किसानों पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि पहले केस वापस लिए जाएं तब आंदोलन खत्म होगा। सरकार के प्रस्ताव में ये भी है कि जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने पर हरियाणा यूपी की सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है, लेकिन इस मुद्दे पर किसान संगठन चाहते हैं कि पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को उसी तरह मुआवजा मिले जैसे पंजाब सरकार दे रही है। जो सेंटर ने प्रपोजल भेजा था उस प्रपोजल में एमएसपी की कमेटी को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। किसान नेता, इसमें एसकेएम के नेता शामिल होंगे उस एमएसपी की कमेटी पे, ये बात पे एग्रीमेंट है। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि सारे केस वापस लेंगे। ये ड्राफ्ट जो प्रपोजल भेजा था सरकार ने उसमें ये कहा गया है कि केसेस वापस होंगे। तीसरी अहम बात, पंजाब मॉडल पे कंपनसेशन दिया जाएगा, ये भी एग्रीमेंट हो गया है। दरअसल कृषि कानून की वापसी के बाद भी आंदोलन पर बैठे किसान एमएसपी के मुद्दे पर अड़े हुए थे, लेकिन आज केंद्र के मसौदे के बाद उनका रुख भी थोड़ा नरम हुआ है। राकेश टिकैत ने आज तक से साफ किया कि सरकार अगर चाहे तो आंदोलन तुरंत वापस हो सकता है। भाई कमेटी बना दी, बैठ कर बातचीत कर लो, रहे क्या गया इसमें। अपनी कमेटी बनेगी, वो कमेटी भी आपकी है, आप बैठ के बात कर लो उनसे। 5 आदमी चुन दिए और जो आप फैसला कर लोगे हम उसी को मान लेंगे। जो कमेटी फैसला कर लेगी, हम तो पंचों का फैसला मानने वाले लोग हैं। आप बैठ के तय कर लो, जो आप कर लोगे उसको ही मान लेंगे। कर लो आप बैठ के, हो गया बहुत। सरकार ने भी देख लिया, किसान ने भी देख लिया। अब अपना आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें। भाई किसान भी अपना खेत में रहे, बहुत दिन हो गए और कहीं की परीक्षा ले रहे हो, अपना निपटाओ इसको काम को। और आप भी बैठ जाओ ना, बीच में तो बैठ जाओ ना। कोई देखो बीच में कोई सा बैठता नहीं, बीच में बैठ कर निपटाओ, आप भी जिम्मेदार आदमी हो। केंद्र के प्रस्ताव पर किसानों ने सवाल के साथ गेंद एक बार फिर से मोदी सरकार के पाले में डाल दिया है।
इस मसले पर आज फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी होने वाली है, जिसमें अहम फैसले की उम्मीद की जा रही है। अमित भारद्वाज, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ कुमार कुणाल, सिंघू बॉर्डर, आज तक। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इससे जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आज तक पर आप तक पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं यूपी की। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ने के लिए नई जोड़ी ने मोर्चा संभाल लिया है। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त रैली की। यह है उत्तर प्रदेश में गठबंधन की नई जोड़ी का रेला। यहाँ सैलाब का मेला है, यहाँ बड़ा सियासी खेला है। पश्चिमी यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सियासी जुगलबंदी का जलवा आज दिखा। मोदी ने लाल टोपी की व्याख्या की थी तो अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब समझाया। जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। आज अखिलेश ने मेरठ में नया नारा बुलंद किया। बोले परिवर्तन की घड़ी है और घड़ी घड़ी पलायन चिल्लाने वालों का प्रदेश से पलायन पक्का है। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश को जयंत का साथ मिला है। जयंत चौधरी का कहना है कि पूरब से पश्चिम तक सियासत की नई जोड़ी के आगे बीजेपी का सफाया होना तय है। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। सीट तो हमें 403 लड़नी है मिलके, सिंबल चाहे किसी का हो। 2022 में गन्ना किसानों की नाराजगी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 2019 में एसपी, बीएसपी और आरजेडी गठबंधन भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि जाट वोटरों ने मोदी के चेहरे पर मुहर लगाई थी। बीजेपी अपने पुराने अनुभवों को आधार बनाकर जयंत और अखिलेश के गठबंधन को बेअसर बता रही है, लेकिन ऊंट दूसरे करवट बैठा तो पश्चिमी यूपी में दो लड़कों की जोड़ी बड़ा खेला कर सकती है। मेरठ से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना की। भारत में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, जिसके बाद अब हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि क्या भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। दुनिया के 40 देशों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 23 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईआईटी कानपुर के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी तीसरी लहर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। आईएमए ने दावा किया है कि मौजूदा साइंटिफिक सबूतों और इसकी उत्पत्ति वाले देशों से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तक ज्यादा तेजी से फैलता है। आईएमए ने कहा है कि अगर समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए तो हमें महामारी की भयंकर तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए ने सरकार को आगाह किया है कि वो स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की घोषणा जल्दी करे। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस के आधार पर आईएमए ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन को बेकाबू होने से रोकने के लिए देश की कोरोना पॉलिसी को बूस्टर डोज की सख्त जरूरत है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given
a boosted dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the government of India. ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की ये नसीहत सोमवार को कोविड-19 पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक के बाद आई है, जिसमें यह माना गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जरूरी है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन को मंजूरी दी जाए। अभी एनटीएजीआई WHO के नए निर्देशों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही देश में बूस्टर डोज को लेकर कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल भारत सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ रणनीति बनाने में वेट एंड वॉच पॉलिसी को फॉलो कर रही है। भारत में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में 2 मुद्दों पर बातचीत हुई है। पहला ये कि तीसरी डोज कब दी जानी चाहिए और या कितने लोगों को किस समय दी जानी चाहिए, और दूसरा बच्चों की वैक्सीनेशन कब शुरू करनी चाहिए। पर इन 2 बातों पर सूत्रों ने बताया कि कोई समन्वय फिलहाल नहीं बैठ पा रहा है। एंटागी के मेंबर्स का कहना है कि तीसरी डोज देने से पहले वो री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस का डेटा भी देखना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर री इन्फेक्शन 2 से 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में एंटागी के मेंबर्स का ये कहना था क्योंकि बच्चों में कोविड का खतरा इतना ज्यादा नहीं दिखता है, इसीलिए फिलहाल बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत करने में अब भी थोड़ा और समय लग सकता है। आईएमए इकलौती संस्था नहीं है जो तीसरी लहर से आगाह करने वाली चेतावनी दे रही है। शनिवार को आईआईटी कानपुर ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन गनीमत ये रहेगी कि ये तीसरी लहर कम असरदार होगी। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने, ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी, और उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत दूसरी लहर जितनी घातक नहीं होने की संभावना है, और इसीलिए जो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड्स की आवश्यकता पड़ी थी, अभी तक के जो लक्षण हैं उसके अनुसार दिख रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे जहां तक सरकार और सिस्टम की बात है, तो उसके लिए रिस्क वाले देशों से आने वालों को ट्रेस कर पाना ही बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में रिस्क वाले देशों से आए 318 में से 109 विदेशी यात्री गायब हो गए थे, जिनमें से 12 अभी तक नहीं मिले हैं। बेंगलुरु में भी अफ्रीका से लौटे 57 में से 10 यात्रियों को सिस्टम ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रायपुर में भी ऐसे देशों से लौटे 180 में से 44 यात्री लापता हैं। यूपी के हरदोई जिले में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 38 लोग विदेश से वापस लौटे हैं, जिनमें से 14 का एड्रेस गलत निकला है। यानी ऐसे वक्त में जब ओमिक्रॉन की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है, तब संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमित को ट्रेस करने में ही सिस्टम के पसीने छूट रहे हैं। 14 लोग जिनको ढूंढा जा रहा है, उनमें किसी की जो है मोबाइल नंबर गड़बड़ है, किसी का एड्रेस पे पता किया जाता है, तो पता लग रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है। क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे ट्रेस करेंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस विभाग की भी सहायता लेंगे इनको ढूंढने के। टीम वगैरह भेजी जा रही है? टीम भेजी जा चुकी है और टीम वापस भी आ गई है ढूंढ के। मोबाइल मिलाए जा रहे हैं, मोबाइल उठ नहीं रहे और मोबाइल नंबर भी गलत हैं। 318 पैकी 306 आपले ट्रेस झालेले आहेत। 12 यांचे काहींचे पत्ते अपूर्ण असल्यामुळे ते ट्रेस होऊ शकलेले नाहीत, परंतु ते आज दुपारपर्यंत ते पण ट्रेस होते आहे ना। काही ठिकाणी असं आहे की कुलूप होतं, काही ठिकाणी त्यांचा इंटरनॅशनल नंबर असल्यामुळे लागत नाही आहे, परंतु ते ट्रेस होऊन जाते। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कैसे तांडव मचाया था, ये कोई भूल नहीं सकता। अब जब तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है, तो ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में एक भी भूल बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना के पहले और दूसरे वेव में मुंबई और आसपास के इलाकों में काफी भयावह स्थिति देखी गई थी। यही वजह है
कि ओमाइक्रॉन का खतरा देखते हुए इन इलाकों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सजग हो गए हैं और हर वो कदम उठा रहे हैं ताकि ओमाइक्रॉन का संक्रमण रोका जा सके। कल्याण डोंबिवली का इलाका, जहां पर एक ओमाइक्रॉन पॉजिटिव केस मिल चुका है, उस इलाके में करीब 318 नागरिक विदेशों से लौटे हैं। इनमें से 306 नागरिकों को ढूंढकर उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें 8 लोग RT-PCR पॉजिटिव मिले हैं और एक व्यक्ति ओमाइक्रॉन पॉजिटिव मिला है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से है, जहां सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। वहां 2 से 3 आतंकी घिरे हुए हैं। जो ताजा अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिनको सुरक्षा कर्मियों ने घेरा हुआ है। चेक छोलन इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है।